हरे कृष्णा। आज हम लोग एफएम में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डिविडेंड डिसीजन। क्या नाम है चैप्टर का? डिविडेंड डिसीजन। इसको आप डिविडेंड डिसीजन भी बोल सकते हैं, डिविडेंड पॉलिसी भी बोल सकते हैं। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि एक कंपनी कितना डिविडेंड बांटे, इस बात से रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे अगर हम कंपनी लॉ की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि आप डिविडेंड बांटिए या डिविडेंड ना बांटिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी लॉ आपके ऊपर कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन या ऑब्लिगेशन नहीं लगाता है। बट जरा सोचिएगा, एक शेयर होल्डर जिसने बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, इस उम्मीद में इन्वेस्ट किया कि ये कंपनी हमको डिविडेंड बांटेगी। उसने आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा, 2 4 5 साल की हिस्ट्री देखी, और उसने देखा कि आप 10 15% के लमसम डिविडेंड बांटते हैं, तो उसने भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन आपने क्या किया? इस साल डिविडेंड बांटा ही नहीं। अब लीगली समझें तो आपने कुछ गलत नहीं किया, लॉ के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। बट तब भी अगर समझिएगा तो जो शेयर होल्डर है, वो कंपनी का ओनर है, वो मालिक है। आपने उसके साथ गलत करा। उसने उम्मीदों के साथ आपकी कंपनी के शेयर खरीदे थे। बहुत सी मार्केट में आज की तारीख में ऐसी कंपनियां हैं जो रेगुलर डिविडेंड बांटती हैं। मतलब जैसे जब आप अभी क्वालिफाई हो जाएंगे, जॉब करेंगे, बाद में जब रिटायरमेंट की एज आएगी, और अगर आपको लगता है कि हम ऐसे शेयर्स खरीद लें जिससे एक रेगुलर डिविडेंड आता रहे और मेरे खर्चे चलते रहे, तो मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हैं, तो आपने उस उम्मीद से किसी कंपनी का शेयर खरीदा, उसने डिविडेंड बांटा नहीं। अब आपको दुख होगा कि नहीं होगा? आप क्या करोगे? उस कंपनी का शेयर बेच दोगे। और जाहिर सी बात है, आप बेचोगे तो केवल आप ही नहीं, बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे जो बेच रहे होंगे। उस कंपनी के शेयर के प्राइसेस क्या होंगे? गिरना शुरू हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कोई कंपनी नहीं चाहती। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजर के पास सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि साहब वो डिविडेंड बांटे कि ना बांटे, और बांटे तो कितना बांटे। जैसे मान लीजिए कंपनी आमतौर पे हर साल 10 12% डिविडेंड बांटती है। आपके पास उस कंपनी के शेयर हैं, आपने हिस्ट्री देखी, आपने कहा 10 12% बांटती, हम भी खरीद लेते हैं। और इस बार उस कंपनी ने 18% डिविडेंड, 18% डिविडेंड बांट दिया। आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे, जाहिर सी बात है, उम्मीद से ज्यादा मिला है, खुशी होगी, मार्केट में शेयर के दाम बढ़ेंगे। बट एट द सेम टाइम आपकी अगली बार के लिए जो एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएगी, वो अब 18% की सेट हो जाएगी। अगर मान लीजिए अगली बार वो 15% बांटती है, 14% बांटती है, तो शेयर होल्डर कहेगा कंपनी खराब है। इस दुनिया में सारा गेम एक्सपेक्टेशन का है कि नहीं? जैसे एक बच्चा है और एक लड़की है ना, स्कूल जाती है और आमतौर पे बढ़िया मार्क्स लेकर के आती हैं, अच्छा रिजल्ट लेके आती हैं, पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं, 98 99 100%। कभी अगर गलती से उसके 90% आ जाए तो घर वाले खुश होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे, बिल्कुल मातम सा छाया, सब शांति से बैठे, ऐसा लग रहा है फेल हो गया। और वहीं वहां लो एक लड़का है आप समझ गए, वो लुढ़क फुड़क के 35 40% लाता है, और वहीं पे इस बार वो 60% ले आया है। अब मोहल्ले में बिटाइयां बढ़ जाएंगे, पिताजी सबको लड्डू खिला रहे, मेरा बेटा 60% ले आया है। तो बच्चे ने कभी इतनी एक्सपेक्ट, पता है, एक हम लोग का एक स्टूडेंट था इसी बैच का भी, तो 12th का है, 12th क्लास का। तो कहता है
अकाउंट्स में सर इतना ही करके आते हैं कि बस पास हो जाए, हमें आता तो है, बट पापा की फिर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब बच्चे इतने नालायक हैं आज की तारीख में, नालायकी की हद देखिए। तो सब कुछ एक्सपेक्टेशन है। तो अगर हम डिविडेंड ज्यादा बांट रहे हैं तो भी अगली बार के लिए हम एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। कम बांट रहे हैं तो भी दिक्कत, तो बांटे ना बांटे क्या करें? इस बात को बताने के लिए अगेन 3 ज्ञानी लोगों ने अपनी अप्रोचेस दी हैं, 3 थ्योरीज हैं। एक वो ही है जो हर जगह मिल जाते हैं। कौन? जो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, MM अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। तो एक वो है, तो वो तो उन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ये डिविडेंड के बारे में भी देखेंगे। तो एक हम लोग पढ़ेंगे इसमें MM, एक पढ़ेंगे वॉल्टर्स मॉडल, वॉल्टर उनका नाम था तो उससे मॉडल बना, एक गॉर्डन्स मॉडल। तो ये 3 मॉडल्स हम लोग यहां पढ़ेंगे, तीनों की बातें समझेंगे। आइए पहले थ्योरी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिविडेंड, और डिविडेंड का मतलब हम सब जानते हैं कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो जो डिस्ट्रीब्यूट करती है वही कहलाता है डिविडेंड। पढ़ के देखिएगा, द टर्म डिविडेंड रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी, प्रॉफिट्स का वो हिस्सा which is distributed by the company among its shareholder। प्रॉफिट का जो हिस्सा बांट दिया वो डिविडेंड, और जो नहीं बांटा वो रिटेन्ड अर्निंग। लेट से अगर कंपनी ने अर्निंग पर शेयर कमाया 10 रुपीज, 6 रुपीज बांट दिए, 4 नहीं बांटे, तो जो 6 बांट दिए वो है डिविडेंड पेड, और जो 4 नहीं बांटे वो है रिटेन्ड अर्निंग, जिसको आप रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन मतलब रोक लिया। क्यों रोक लिया? कंपनी ने पूरे 10 रुपए क्यों नहीं बांट दिए? 6 क्यों बांटे, 4 क्यों रोक लिए? उसको खुद के लिए जरूरत होगी, हो सकता है कुछ और ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज हो, इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट हो, तो नहीं बांटा। तो वो हिस्सा जो प्रॉफिट का बांट दिया वो आप समझते हैं डिविडेंड कहलाता है। अब डिविडेंड पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या हुआ सर? नाम समझिए, डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है कि हम अपने आप बांटें डिविडेंड की, ना बांटें, कितना बांटें, कैसी पॉलिसी बनाएं डिविडेंड से रिलेटेड। पढ़ के देखते हैं। द टर्म डिविडेंड पॉलिसी refers to the policy concerning, क्या कंसर्न है? क्वांटम ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना प्रॉफिट बांटे। डिविडेंड पॉलिसी, ये जो चैप्टर है डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड पॉलिसी, यही नाम है चैप्टर का। कितना डिविडेंड बांटे, बोथ डिविडेंड एंड ग्रोथ आर डिजायरेबल। बताओ एक शेयर होल्डर को डिविडेंड चाहिए कि ग्रोथ चाहिए? दोनों चाहिए। कि 100 रुपए का शेयर खरीद रहे हैं तो 5-10 रुपए डिविडेंड भी मिल जाए, और इसके प्राइजेस भी 150, 200, 500, 1000, 1 लाख, प्राइस भी बढ़े, ग्रोथ भी चाहिए। लेकिन दोनों जो ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव है। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव इसलिए है, ग्रोथ तब होगी जब कंपनी अपने डिविडेंड के तौर पे प्रॉफिट्स ना बांटे, अपने ही पैसे को री इन्वेस्ट करे, व्यापार को और एक्सपेंड करे, और जब एक्सपेंशन होगा तो ज्यादा कमाई होगी, तब ग्रोथ होगी। और अगर डिविडेंड बांट देते तो ग्रोथ नहीं होती। तो दोनों चाहिए शेयर होल्डर को, लेकिन दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है। यहीं पे फाइनेंशियल मैनेजर का रोल है कि वो एक बैलेंस सेट करे कि कितना बांटे, कैसे क्या करे। तो बोथ डिविडेंड एंड ग्रोथ आर डिजायरेबल बट आर कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स टू ईच अदर, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। हायर डिविडेंड मींस लेस रिटेन्ड अर्निंग, ज्यादा डिविडेंड बांटेंगे तो रिटेन्ड अर्निंग कम होगी, एंड वाइस वर्सा। बात करते हैं सर कितने काइंड्स ऑफ डिविडेंड हैं या फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड हैं। तो वैसे तो आप देखेंगे, लेकिन नाम से बहुत सारा समझ में आ जाएगा डिफरेंट फॉर्म्स में। पहला इक्विटी डिविडेंड, बताओ नाम से क्या समझ में आ रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर को जो बांटते हैं, और आप कंपनी लॉ के जानकार हैं। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या पहले से रेट जो है वो प्रीफिक्स्ड होता है, प्री डिटरमाइंड होता है? नहीं, वो तो प्रॉफिट्स के हिसाब से बोर्ड रिकमेंड करते हैं और शेयर होल्डर्स मीटिंग में उसको अप्रूव करते हैं। पढ़ के देखिएगा, द डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर इज कॉल्ड इक्विटी डिविडेंड। रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज सेट और रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए बिजनेस एंड अप्रूव्ड बाय देयर शेयर होल्डर। दूसरी बात करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड किसको मिलता होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इक्विटी से पहले कि इक्विटी के बाद? पहले, ठीक है।
तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज पेड बिफोर इक्विटी डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, ये क्या होता होगा? इंटरिम डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। हाँ, क्यों बांट दिया? क्लोज होने से पहले क्यों बांटा? मान लीजिए इस बार मेरी कंपनी में मेरे को लग रहा है कि अच्छे प्रॉफिट्स हुए, अभी पूरा साल खत्म नहीं हुआ, अभी 6, 7, 8 महीने हुए हैं और अभी तक बढ़िया प्रॉफिट्स हैं, तो हो सकता है कि साल खत्म होने से पहले हम बीच में ही थोड़ा डिविडेंड बांट दें। तो जिनकी अर्निंग्स अच्छी हैं, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो बीच में इंटरिम डिविडेंड के तौर पे भी बांट देते हैं कि फाइनल में जो बांटेंगे तो बांटेंगे ही, या तब देखेंगे, अभी इंटरिम बांट देते हैं। जिनके प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, इंटरिम डिविडेंड इज पेड बाय कंपनी फॉर द करंट ईयर बिफोर अकाउंट्स फॉर दैट पीरियड हैव बीन क्लोज्ड। सच डिविडेंड इज पेड व्हेन कंपनी हैज हैवी अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर। बहुत अच्छी अर्निंग है, ज्यादा कमाया है, तो डिविडेंड के तौर पे बांट देते हैं। चौथा आ रहा है रेगुलर डिविडेंड। नाम से सोचो, रेगुलर डिविडेंड मतलब हर साल हम पे करते हैं, रेगुलरिटी है, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड है यूजुअल रेट, यूजुअल मतलब नॉर्मल रेट, नॉर्मल मतलब मेरी कंपनी 10 से 12%, 13% हर साल डिविडेंड पे करती है, ये एक नॉर्मल हमने ट्रेंड सेट कर रखा है। कह रहा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज यूजुअल रेट इज टर्म्ड एज रेगुलर डिविडेंड। ऐसी कंपनी में कौन पैसा लगाता है आमतौर पे? जो रिटायर्ड लोग हैं, जिनकी इनकम के बहुत सारे सोर्सेज नहीं है, या कोई विडो है, या कोई और इकोनॉमिकली वीकर पर्सन है, ताकि उसको रेगुलर डिविडेंड मिलने लग जाए। आज की तारीख पे मैं देख रहा हूं बहुत से लोग इवन 35-40 की एज में भी ये प्लानिंग करने लगते हैं, जॉब है, सैलरी आ रही, तब भी वो एक दूसरी इनकम का, ऑल्टरनेटिव इनकम का सोर्स क्रिएट करने लगते हैं कि ऐसे शेयर्स खरीद लें जिससे एक रेगुलर डिविडेंड आता रहता है, भले थोड़ा अमाउंट आता रहे, कि कहां कहां ऐसा लगा ले ताकि कुछ पैसा आता रहे, कल को अगर जॉब नहीं रही या रिटायर हुए तो इतनी ज्यादा दिक्कतें ना आए। तो ऐसी कंपनियां के शेयर आमतौर पे बहुत लोग फोकस करते हैं। इसका एक और फायदा ये होता है, ऐसी कंपनी का हमने शेयर खरीदा, कल को अगर मार्केट कम भी हो जाता है तो जितना मिल रहा है उतना तो लेके निकल लिए ना, जितना डिविडेंड मिल जा रहा है उतना सर्टेन हो गया। शेयर मार्केट जो है पूरी अनसर्टेनिटी पे बेस्ड है, तो जितना मिलता जा रहा है उतना बढ़िया ही है। खैर, अगला और आए। हाँ बेटा, नहीं, एसआईपी तो बेटा म्यूचुअल फंड होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू एसआईपी। ये तो हम कह रहे हैं हमने शेयर्स खरीद लिए किसी कंपनी के, ऐसी कंपनी जो हमें रेगुलर डिविडेंड बांटती है, ठीक है। कैश डिविडेंड, बताओ, कैश डिविडेंड एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है स्टॉक डिविडेंड, एक होता है स्क्रिप डिविडेंड या बॉन्ड डिविडेंड। कैश डिविडेंड नाम से क्या समझ में आ रहा है? इंडिया में यही चलता है, कैश मतलब रोकड़ा नहीं, अब तो बैंक में आ जाता है उसी कैश डिविडेंड कि पैसा मिल गया। स्टॉक डिविडेंड होता है कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिया। स्टॉक डिविडेंड मतलब कंपनी ने क्या किया कि आपके पास मान लीजिए 5 शेयर पहले से थे तो 1 शेयर और दे दिया बोनस में, या 1 शेयर था, मतलब जो भी था, जिस भी रेशियो में वो देना चाहे। स्क्रिप डिविडेंड या बॉन्ड डिविडेंड क्या होता है? सपोज करो एक कंपनी को डिविडेंड देना है, लेकिन अभी उतने प्रॉफिट्स नहीं है या उतनी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, बट हमें शेयर होल्डर को नाराज भी नहीं करना है, हमें उनसे वादा भी करना है कि सर हम देंगे, तो हमने उतने रुपए के उनको बॉन्ड्स इशू कर दिए। मान लो हमें डिविडेंड देना था 5 रुपए का, 5 रुपए छोटी रकम बता रहे, इंटू नंबर ऑफ शेयर ना, 5 रुपए का डिविडेंड देना था तो हमने 5 रुपए का बॉन्ड इशू कर दिया, 1 साल की मैच्योरिटी डाल के या 6 महीने की मैच्योरिटी डाल करके कि सर ये लीजिए बॉन्ड, अब आप ये 5 महीने, 6 महीने, 1 साल जो भी मैच्योरिटी है वो हमको देंगे, हम आपको 5 रुपए दे देंगे। तो एक उनको भरोसा भी हो गया कि डिविडेंड मिलेगा और डिविडेंड डिफर भी हो गया। इंडिया में ये नहीं चलता है, ठीक है। हाँ, तो पढ़ के देखते हैं कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड इज ए यूजुअल मेथड ऑफ पेइंग डिविडेंड, आमतौर पे यही चलता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ फंड्स, पैसा हमारा जा रहा है। स्टॉक डिविडेंड का बात करें तो मींस इश्यू ऑफ बोनस शेयर। किसको देते हैं बोनस शेयर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। स्क्रिप डिविडेंड या बॉन्ड डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड प्रोमिसेस, एक प्रॉमिस है, तो एक प्रॉमिस जो कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहे हैं, इसलिए हमने अभी उनको बॉन्ड्स दे दिए। A scrip dividend or promise is to pay shareholder at a future specific date. In case company does not have sufficient funds to pay dividend in cash, अभी sufficient पैसा नहीं है
तो क्या कर सकती है, वो इशू कर सकती है नोट्स बोल लो, बॉन्ड्स बोल लो, स्क्रिप्ट बोल लो, फॉर द अमाउंट ड्यू टू शेयर होल्डर, और एक सर्टेन मैच्योरिटी डेट पे वो रिडीम कर देगी, आपको आपका पैसा दे देगी। कोई डाउट? क्लियर? प्रॉपर्टी डिविडेंड अगेन इंडिया में कॉमन नहीं है। प्रॉपर्टी डिविडेंड का मतलब है कि हम आपको कैश में डिविडेंड ना देके कुछ एसेट्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कुछ एसेट दे रहे हैं। लेट्स से हमारी कंपनी मोबाइल फोन में डील करती है, हमने सारे शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे एक एक मोबाइल फोन दे दिया। इंडिया में ये डिविडेंड भी नहीं चलता है। ठीक है, क्लियर? तो प्रॉपर्टी डिविडेंड आर पेड इन द फॉर्म ऑफ सम एसेट्स अदर देन कैश। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया में। सबको देखो रोकड़ा समझ में आता है, पैसा लाओ। कंपोजिट डिविडेंड, कंपोजिट बोल लो, कंबाइंड बोल लो। कंपोजिट डिविडेंड मतलब हम पार्टली कैश में दे देते हैं और पार्टली एसेट के फॉर्म में दे देते हैं। अगेन इंडिया में ये नहीं चलता, जब एसेट ही वाला नहीं चलता तो। व्हेन डिविडेंड इज पेड पार्टली इन कैश, पार्टली इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, देन इट इज नोन एज कंपोजिट डिविडेंड। और अगर ऑप्शन दे दें तो ऑप्शनल डिविडेंड। ऑप्शन कैसा? हमने शेयर होल्डर को ही ऑप्शन दे दिया, या तो पैसा ले लो या एसेट ले लो। Instead of paying composite dividend, if the company gives option to shareholder either for cash dividend or property dividend, तो वो कहलाता है optional dividend। एक्स्ट्रा या स्पेशल, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल कंपनी मान लो 10 से 12% का डिविडेंड बांटती है। इस बार उसके ज्यादा प्रॉफिट्स हुए और वो बांटना चाहती है 18-20% का डिविडेंड, बट उसके बैक ऑफ द माइंड में उसको एक डर सताता रहता है कि अगर हमने ज्यादा बांट दिए तो कहीं हम लोगों की ऐसी एक्सपेक्टेशन सेट ना कर दें जो हम फ्यूचर में मीट ना करें। होता है कि नहीं होता है? तो सचिन तेंदुलकर बैटिंग करता था, हम लोग के समय पे वही सचिन सहवाग वाला समय था हम लोग का बचपन का। अब आप विराट कोहली, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है? भाई सेंचुरी बनाए, है ना, 20-30 रन बनाए तो अच्छा नहीं लगता ना, नहीं चला। और वहीं अगर जो बॉटम पे बैटिंग करने आते हैं, 10वें नंबर बैटिंग करने आ रहे हैं, वो 15-20 रन भी फटाफट बना करके चला गया तो लगता है हाँ इसने अपना काम कर लिया, इसका वो, क्योंकि वो काम ही नहीं था। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा या स्पेशल, इसमें ये है कि हमने लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं सेट करनी, तो हमने पहले ही लोगों को बोल दिया कि सर हम 12 देते थे, हम वही दे रहे हैं, इस बार सर एक्स्ट्रा अर्निंग हुई है तो इसलिए 6% हम नाम से ही दे रहे हैं। ये है एक्स्ट्रा डिविडेंड या स्पेशल डिविडेंड, कि तुम अपनी एक्सपेक्टेशन मीट, मतलब एक्सपेक्टेशन को इंक्रीज मत कर लेना। ठीक है, स्पेशल डिविडेंड इज एन एबनॉर्मल एंड नॉन रिकरिंग फॉर्म ऑफ डिविडेंड व्हेन द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी डज नॉट वांट टू मेक फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द रेगुलर रेट ऑफ डिविडेंड, बट कंपनी इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, प्रॉफिट अच्छे हैं या रिजर्व अभी बहुत सारे बचे हुए जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, तो कंपनी चाहे तो वो एक्स्ट्रा या स्पेशल डिविडेंड के नाम से बांट सकती है। तो अगर लिखने को आएगा थोड़ा बहुत तो आप लिख लेंगे। आपकी जो थ्योरी है वो पेपर में ऑप्शन में ही आ रही है, मतलब अकाउंट्स के पेपर में भी क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 4A में ऑप्शन है 15 नंबर का, या तो आप 5-5 नंबर के वो 3 प्रैक्टिकल कर लीजिए या वो 5-5 नंबर की 3 थ्योरी के क्वेश्चंस कर लीजिए। एफएम में भी ऑप्शन में है। तो टोटल थ्योरी पूरे पेपर में 2 ही क्वेश्चन में आपको मिलेगी, एक अकाउंट्स के में, एक एफएम में, वो भी ऑप्शन में है। समझ गए आप बात को? तो अगर आपको लगता है कि लेट्स से हम प्रैक्टिकल में दिमाग चलना बंद हो जाता है, दिमाग कहीं चला जाता है, तो आप इस पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है ना? और अगर आपको उस पे है तो थोड़ा बहुत तो अपन पढ़ते ही चल रहे। ठीक है, अच्छा जी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। जब हम डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड डिसीजन लें तो हम अपने दिमाग में क्या क्या रखें? लीगल रेस्ट्रिक्शन, लॉ तो कुछ नहीं है कि जो ऐसा कहता हो कि डिविडेंड बांटना है या नहीं बांटना, उसको दिमाग में रखिए। आपका मैग्नीट्यूड क्या है अर्निंग का, आपका ट्रेंड क्या रहा है अर्निंग का, शेयर होल्डर कैसे हैं, वो क्या चाहते हैं। अगर आपके बड़े शेयर होल्डर हैं तो वो ज्यादा डिविडेंड में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन जो छोटे शेयर होल्डर हैं जिनकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं है, रिटायर्ड पर्सन आपको लगता है ज्यादा शेयर होल्डर हैं, तो वो डिविडेंड में इंटरेस्टेड होंगे। वो देखने की कोशिश करिए किस तरीके की इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हैं, उस इंडस्ट्री में जो कंपनियां हैं वो क्या करा करती हैं, उनको देखिए, समझने की कोशिश करिए। कंपनी की एज कैसी है, अगर पुरानी कंपनी है तो लोग डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अब तो 3-4-5 साल 10 साल हो रहे हैं, फ्यूचर में आपको क्या रिक्वायरमेंट है। अगर पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है
तो पैसा रख के क्या करोगे, बांटो, खत्म करो। टैक्सेशन पॉलिसी, निर्मला जी को दिमाग में रखिए कि अगर आपने डिविडेंड बांट दिया तो शेयर होल्डर के ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। कितना लगेगा दिमाग में रखिए, कहीं ऐसा तो नहीं शेयर होल्डर चाहता है कि मत बांटो क्योंकि निर्मला जी बुरा ले जाती हैं। पॉलिसी ऑफ कंट्रोल, आप डिविडेंड बांट रहे हैं तो लेट्स से जैसे मान लो हमने डिविडेंड बांटा, मेरी बात समझना, हमें कंपनी को पैसों की जरूरत थी, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने पैसे रखे नहीं, डिविडेंड के तौर पे बांट दिया और नए शेयर इशू कर दिए पैसा लाने के लिए। अब नए शेयर इशू करे तो कुछ लेट्स से अगर बाहर इशू कर रहे हैं, बाहरी लोगों को, एग्जिस्टिंग वालों को नहीं दिए, तो कुछ नए शेयर होल्डर आएंगे, पुराने वालों का कंट्रोल डाइल्यूट होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अभी क्या था, मान लो एक कंपनी थी और जो राइट हैंड साइड बच्चे बैठे हुए हैं ये सब उसके शेयर होल्डर थे, तो आप सबके पास उस कंपनी का राइट था ना। अभी क्या हुआ, मैंने नए शेयर इशू कर दिए, आपने लेने से मना कर दिया नए शेयर, मैंने इनको इशू कर दिए, अब ये भी मालिक हैं, अब आपका कंट्रोल क्या हुआ, कम हुआ ना। समझ पा रहे हैं बात को? पक्का? ओके। स्टेज क्या है आपकी बिजनेस साइकिल की? कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगेन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है तो आपको डिविडेंड देख समझ के करना पड़ेगा। रेगुलरिटी कितनी है, रिक्वायरमेंट, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है क्या, लिक्विड रिसोर्सेज, डिविडेंड तो बांटे हैं, प्रॉफिट तो है बट लिक्विड रिसोर्सेज नहीं। देखिए प्रॉफिट में और लिक्विडिटी में बहुत अंतर होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास प्रॉफिट्स तो है, पैसा है, लेकिन लिक्विड पोजीशन नहीं है। जैसे मान लीजिए कोविड काल में बहुत से ऐसे पैसे वाले थे, पैसा है लेकिन ऐसी जगह पे इन्वेस्टेड है कि अभी लिक्विड मनी नहीं है। 5 करोड़ का प्लॉट पड़ा है मेरे पास लेकिन लिक्विड मनी नहीं है। समझ रहे हैं? तो लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आपको यहाँ पे दोनों ही चाहिए होंगी डिविडेंड बांटने के लिए। अब मैं डिविडेंड पॉलिसी की बात करूं टाइप्स की अगेन, तो इसमें 4 तरीके के बताए जा रहे हैं। एक रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, एक इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी और एक नो डिविडेंड पॉलिसी। पहले मैं नीचे थर्ड और फोर्थ निपटा दूं, नाम से ही समझ में आ रहा है। इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी मतलब कभी बांटा कभी नहीं बांटा, जैसे आप पढ़ाई करते हैं बच्चे कहें नहीं हमारा तो 9 वाले में जाएगा, हम पढ़ाई करते ही नहीं है। सम कंपनीज फॉलो इररेगुलर डिविडेंड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग। ऐसा क्यों करते हैं सर? अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग, कभी कमा लिया कभी नहीं कमाया। अनसक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन, हम जो भी बिजनेस ऑपरेशन करते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी नया काम करते हैं, सक्सेस ही नहीं मिलती। लिक्विड रिसोर्सेज की कमी है, ये सब कारण हो सकते हैं इररेगुलर के। नो डिविडेंड पॉलिसी, आपके पास पैसा ही नहीं है, डिविडेंड ही नहीं बांट पाते हैं, वर्किंग कैपिटल आपकी अच्छी नहीं है, लिक्विड मनी नहीं है। कंपनी में फॉलो अ पॉलिसी ऑफ पेइंग नो डिविडेंड प्रेजेंटली बिकॉज ऑफ इट्स मे बी अनफेवरेबल वर्किंग कैपिटल पोजीशन और ऑन अकाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। या ये भी हो सकता है कि अगर आपको हो सकता है एक्सपेंशन के लिए पैसों की जरूरत है इसलिए नहीं बांटा, कमाया तो सही था लेकिन हमें और एक्सपेंशन करना था इसलिए नहीं बांटा। अब मैं बात करता हूं रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। नाम से दोनों कंपनियां अच्छी लग रही हैं लेकिन दोनों में फर्क क्या है सर? रेगुलर, यहाँ पे ऊपर भी लिखा था जब आपने वो पढ़ा था, यूजुअल रेट पे बांटते हैं। यूजुअल रेट का मतलब हमने एक रेंज डिसाइड कर रखी है अपने दिमाग में, 10 से 12%। हमारी हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए 5-10 साल की, हम इतना डिविडेंड बांटते हैं। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट यूजुअल रेट इज टर्म्ड एज रेगुलर डिविडेंड। तो सर स्टेबल क्या है? स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के अंदर 3 आते हैं, कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, कांस्टेंट पे आउट रेशियो, स्टेबल रुपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। तीनों समझाता हूं, ऊपर से पढ़िए। द टर्म स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मींस कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी या लैक ऑफ वेरिएबिलिटी इन द स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड पेमेंट। A stable dividend policy may be established in any of the following 3 forms. पहला, constant dividend policy. Some companies follow a policy of paying fixed dividend per share. Fixed dividend, हमने रेट नहीं तय कर रखा है, हमने अमाउंट तय कर रखा है कि हम हर साल पर शेयर ₹1.5 का डिविडेंड बांटते हैं। समझ में आई बात? तो रेगुलर में क्या था, रेट तय कर रहे थे, 10 से 12%, 15% हम डिविडेंड बांटते हैं। यहाँ क्या है, हमने डिविडेंड का अमाउंट तय कर रखा है इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ अर्निंग। ज्यादा कमाएं कम कमाएं कितना बांटते, कभी ज्यादा कमा लिया तो बांटते नहीं है, उसको रोक लेते हैं ताकि अगली बार अगर कम कमाया तो उसको मिला करके हम बांट पाए। समझ रहे हैं आप बात को? कांस्टेंट पे आउट रेशियो, दूसरी तरीके का स्टेबल क्या है सर, कि हमने पे आउट रेशियो कांस्टेंट कर रखा है। पे आउट रेशियो मतलब हमने ये सोच रखा है कि हम जितना कमाएंगे उसका लेट से 60%, 70%, 80% बांट देंगे। मतलब अगर हमने इस बार अर्निंग कमाई है टोटल 5 लाख रुपए की, तो उसका 80% अगर हमने सोच रखा है बांट देंगे तो 4 लाख रुपए डिविडेंड के तौर पे सारे शेयर होल्डर को बांट देंगे। 10 लाख कमाएंगे तो 10 लाख का 80% 8 लाख बांट देंगे। पे आउट रेशियो कांस्टेंट रखा है।
पे आउट रेशियो समझे, अर्निंग पे आउट रेशियो मतलब है अर्निंग का कितने परसेंट बांटते हैं, पे आउट जो हमने पेमेंट कर दी। एक होता है इसी का अपोजिट रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो मतलब क्या होगा, जितना रिटेन के लिए, मतलब अगर पे आउट रेशियो 80% है तो रिटेंशन रेशियो 20% है, अगर पे आउट रेशियो 60% है तो रिटेंशन रेशियो 40% है। तो हमने यहां पे पे आउट रेशियो कांस्टेंट फिक्स किया हुआ है, मींस पेमेंट ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग एज डिविडेंड एवरी ईयर। और तीसरा है कि हमने एक स्टेबल डिविडेंड तो तय किया ही है कि हम ₹1.5 तो बांटते ही हैं, प्लस कभी अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया तो हम एक्स्ट्रा डिविडेंड के नाम से कुछ और बांट देते। इस बार ज्यादा कमा लिया तो हमने अठन्नी और बांट दी, ₹2 हो गए। अठन्नी नहीं सुनी आप लोगों ने, 50 पैसे। चवन्नी सुनी, चलाई आप लोगों ने चवन्नी? अच्छा, कोई आपसे बोलता है क्या कि चवन्नी कम हो गया, ऐसा कोई सुना है? कह रहे हाँ, चवन्नी नहीं चला, अठन्नी चली आप लोग के जमाने में, 50 पैसे नहीं चली। ₹1 अब ₹1 भी लेकिन नहीं चलते ना जल्दी, वो छोटे वाले सिक्के लोग लेने से मना कर देते हैं। और भिखारी वगैरह को अगर आप ₹1-2 अंदर से थोड़ा सा है ना, शर्म आती है ना, आती है ना, हाँ लगता है यार कम से कम 5-10 रुपए कुछ तो दो। देखिए किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा है। और हम लोग के जो मम्मी पापा हैं उन लोगों ने 10 पैसे 20 पैसे वो चलाए हुए हैं। देखिए कहाँ इन्फ्लेशन पहुंच रहा है। खैर, some companies follow a policy of paying constant low dividend per share plus an extra dividend in the years of high profit. क्लियर है? कोई डाउट? तो 4 तरीके की पॉलिसी पढ़ी है आपने, अगर पूछता है तो बता दीजिएगा। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी और तीसरी वो तो आप लोग को पता ही होगी, इरेगुलर फाई करते, इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, और चौथी नो डिविडेंड पॉलिसी। एनी डाउट्स? अब जिसका आपको इंतजार था, मोदी जी का, मोदी जी दोबारा आ चुके हैं। यानी हम लोग डिविडेंड के अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग मॉडल्स पढ़ने वाले। 3 है हमारे करिकुलम में। पहला है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। आपको याद होगा जैसे वो कैपिटल स्ट्रक्चर में कहा करते थे कि कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलीवेंट है वैल्यू ऑफ फर्म के लिए, याद है ना आपको? यही सेम राग इन्होंने यहां पे भी रखा था कि डिविडेंड पॉलिसी का डिसीजन इररेलीवेंट होता है, इससे शेयर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप डिविडेंड बांट रहे हैं कि आप डिविडेंड नहीं बांट रहे हैं, दोनों ही केसेस में शेयर की वैल्यू सेम होती है। ऐसा मोदी गिलानी मिलर जी का कहना था। कैसे होती है देखते हैं, आइए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मोदी गिलानी एंड मिलर, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म इज इररेलीवेंट एज इट डज नॉट अफेक्ट द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। कह रहा है इररेलीवेंट। दे आर्ग्यूड दैट, इनको बहस करने की बहुत आदत है, वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन इट्स अर्निंग पोटेंशियलिटी। यही सेम बात वहां भी बोल रहे थे कि फर्म की वैल्यू उसकी अर्निंग पे डिपेंड होती है एंड इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड नहीं होती? नॉट ऑन द पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की ₹10 कमाए तो 5 बांट दिए, 5 रोक लिए, 6 बांट दिए, 4 रोक लिए। कह रहे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से फर्क पड़ता है कि कितने कमाए तुमने। एजम्पशन क्या है एमएम साहब की? कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट। कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट का मतलब समझते हैं? नहीं, इसका मतलब है, बोलो बोलो बोलो, नहीं सुनाई दिया? नहीं नहीं नहीं, कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन सभी के पास फ्रीली अवेलेबल है। मतलब उस कंपनी के बारे में जो आपको पता है वो हमको पता है। दूसरा इसका मतलब होता है कि साहब शेयर बेचते समय, खरीदते समय कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। तीसरा इसका मतलब होता है, बहुत बड़ा शब्द है ये आपकी सिर्फ जानकारी के। तीसरा इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर रेशनल है, प्रूडेंट है, सोच समझ करके काम करता है, गधा नहीं है इन्वेस्टर। समझ में आई? तो कह रहे हैं साहब पहली चीज कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, लोगों को ज्ञान है, लोगों को जानकारी है। दूसरा, इन्वेस्टर रेशनली बिहेव करता है, जैसा आपको लगता है कि बिहेव करेगा ऐसी सिचुएशन में वैसा ही करता है। तीसरा, कोई टैक्सेस नहीं है। चौथा, फर्म की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अभी इस पे दोबारा आता हूं। और पांचवा, रिस्क और अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। एमएम साहब ने कहा रिस्क और अनसर्टेनिटी कुछ नहीं होती जीवन में। वो कह रहे बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क होती है, तो रिस्क और अनसर्टेनिटी कुछ नहीं होती। चौथे पे दोबारा जाते हैं जिसपे बहुत फोकस था एमएम साहब का। इन्होंने कहा सर
एक कंपनी को अगर मान लो इन्वेस्टमेंट के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत चाहिए, 5 लाख रुपए की नीड है, मतलब लेट से उसको एक्सपेंशन करना है और 5 लाख की रिक्वायरमेंट है। कह रहे सर अगर वो डिविडेंड नहीं बांटेगी तो अपने पैसों को जो है उसने कमाया उसमें से यूज कर लेगी, और अगर बांट देगी तो क्या आपको लगता है कि फिर वो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी? अगर डिविडेंड बांट देती है तो क्या वो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी? एमएम साहब ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, वो कर सकती है। डिविडेंड बांटे या ना बांटे उसके इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस पहले से फिक्स्ड हैं। अगर डिविडेंड नहीं भी बांटेगी तो वो शेयर होल्डर्स को शेयर्स इश्यू करेगी और अपना पैसा लेके आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। मतलब जैसे लोगों का कहना होता है कि अगर आपको ग्रोथ के लिए और पैसों की जरूरत है तो डिविडेंड ना बांटिए। इन्होंने कहा साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबके पहले से फिक्स होते हैं और वो डिविडेंड डिसीजन पे डिपेंड नहीं करते। जबकि आप अभी वॉल्टर पढ़ेंगे, गॉर्डन पढ़ेंगे तो उनकी ऐसी एग्जिबिशन नहीं है। इसको हम लोग इररेलेवेंस या इररेलेवेंट पॉलिसी भी बोलते हैं, या इररिलेवेंट थ्योरी। इररिलेवेंट थ्योरी मतलब एग्जाम के लिए इररिलेवेंट है ऐसा मैं नहीं कह रहा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इररिलेवेंट तो इन्होंने खुद नाम दिया है कि डिविडेंड बांटो या ना बांटो वो रेलिवेंट नहीं है। समझ में आई आपको मेरी बात? ओके जी ओके। एमएम साहब ने एक सुंदर सा खूबसूरत सा एक फॉर्मूला दिया है कि आप अपने शेयर का प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको आज का प्राइस निकालना है P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, तो आप क्या करिए सर, आप D1 लीजिए प्लस P1 अपॉन 1 प्लस CR। में एक एक करके आपको समझाता हूं। P0 का मतलब है मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी जिसको आप करंट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। आज के शेयर का रेट वो है P0। P1 क्या होगा फिर आपको क्या लगता है? P1 1 का मतलब होता है फर्स्ट ईयर का एंड, यानी एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। P1 मींस मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 1। सर CR क्या होता है? CR और कुछ बुक्स में KE के नाम से दिया होता है। CR मींस फुल फॉर्म होता है कैपिटलाइजेशन रेट। कुछ बुक्स के में ये फॉर्मूला 1 प्लस KE लिखा होता है। KE आप जानते हैं, KE क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो CR और KE एक ही बात है, यानी कैपिटलाइजेशन रेट यानी इक्विटी की कॉस्ट क्या है, CR या KE। तो कभी क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन रेट लिखा होगा या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। और सर D1 क्या होगा? D फॉर डिविडेंड, 1 मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वो है हमारा D1। अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूले में टोटल 4 वेरिएबल्स यूज हुए हैं। एक P0 है, P0 आप निकाल रहे हैं जिसके लिए आप D1 ले रहे हैं, P1 ले रहे हैं और KE ले रहे हैं। तो अगर आपको D1 P1 और KE मिल जाए तो आप फॉर्मूला लगा लेंगे D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE या 1 प्लस CR, आप कुछ भी लिख देंगे, नंबर मिलेंगे। इससे आपका P0 निकल आएगा। लेकिन अगर आपको P0 मिल जाए, D1 मिल जाए और KE मिल जाए, अगर P0 मिल जाए, D1 मिल जाए और KE मिल जाए, तो क्या लगता है आपको क्या निकल सकता है? P1 निकल आएगा। ज्यादातर क्वेश्चंस में P1 निकालना होता है, फॉर्मूला ये है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चंस हमको मिलते हैं 99% क्वेश्चन एमएम के उसमें P0 दिया होता है, क्या निकालना पड़ता है? P1। तो फॉर्मूला लेकिन ऐसे ही लगाएंगे और P0 की जगह जो P0 है वो लिख देंगे, P1 की जगह P1 ही लिखा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, P1 आ जाएगा, लिख करके दिखाते हैं कैसे। अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है सर, और क्वेश्चन करते हैं। आओ कॉपी निकाल लो, साथ में करते हैं। क्या हुआ बेटा? ले आइए, ले आइए, कैलकुलेटर वगैरह निकाल लीजिए। सब लोग लाए हैं? दिखाइए जरा हमको एक बार, पिछली क्लास में कौन कौन नहीं लाया था। आप नहीं लाई हैं मैडम? आप कैलकुलेटर आप नहीं लाई हैं? आप, हाँ हाँ, दिखाइए। अच्छा, कैलकुलेटर
कैलकुलेटर नहीं लाएगा कैलकुलेटर। जो जो नहीं लेकर के आए कल से लेके आइएगा, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन। अ कंपनी बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 10%। कह रहा कंपनी उस रिस्क क्लास को बिलोंग करती है जिसका कैपिटलाइजेशन रेट 10% है। अगर मैं फॉर्मूले पे दोबारा जाता हूं तो आपको क्या लगता है ये जो 10% है ये इनमें से क्या चीज होगी? P0 होगा कि D1 होगा, P1 होगा कि CR होगा? CR होगा, ठीक है। मैं इसलिए भी पूछता चलता हूं कि एग्जाम में ये भी पता चल जाए कि साहब ये क्या है, तब तो काम आगे होगा। मान लो मैं फॉर्मूला आता है लेकिन हम क्वेश्चन पढ़ के यही नहीं समझ पा रहे कि क्या दिया है, तो फिर मामला खराब हो जाएगा ना। ओके, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 30,000। करंट मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का है 80। ये करंट मार्केट प्राइस, आज का दाम, आज जो मार्केट में प्राइस है शेयर का 80, क्या चीज है ये? P0 है। द कंपनी इज थिंकिंग, सोच रही है, टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹4 पर शेयर एट द एंड ऑफ करंट ईयर। D1 है, वेरी गुड। D1 एक साल के एंड पे 4 पे बांटने की सोच रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं सर? और भी कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, द कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव ए नेट इनकम ऑफ ₹3 लाख। कंपनी को लग रहा है कि हम 3 लाख रुपए की अर्निंग करेंगे, 3 लाख रुपए कमाएंगे। इट हैज प्रपोजल ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6 लाख इन न्यू प्रोजेक्ट्स। कह रहे नए प्रोजेक्ट में लगाने के लिए उसके पास प्रपोजल है जहां पे 6 लाख रुपए की जरूरत है। इफ अप्रोच इज एडॉप्टेड, हमें करना क्या है सर? शो दैट पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। सर क्या पूछ रहा है? कह रहा है ये बताओ कि साहब के हिसाब से इस क्वेश्चन में डिविडेंड बांटे या डिविडेंड ना बांटे, कैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब का थीम यही थी, साहब की थीम यही थी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करिए या डिस्ट्रीब्यूट ना करिए, इससे आपकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे इसी चीज को शो करो, तो भी मैं समझाता हूं कैसे करना है। बट उससे पहले हम सभी को इस फॉर्मूले की मदद से P1 तो निकालना आता है। अगर हम फॉर्मूला पुट कर देंगे तो P1 निकाल लेंगे। P1 सुनो, मेरी बात को लिखने से पहले भी मैं लिखवा रहा हूं। दो सिचुएशन में निकालेंगे पहले P1। एक सिचुएशन में निकालेंगे हेडिंग डाल के व्हेन डिविडेंड इज पेड, अगर डिविडेंड बांटते हैं तो P1 कितना होगा। फिर उसके बाद दूसरी सिचुएशन में निकालेंगे इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, तो P1 कितना होगा। पहले इतना काम करते हैं। और आप कुछ बोल रहे थे पीछे से, कुछ पूछ रही थी। हो गया हो गया, क्या पूछ रही थी वैसे? अच्छा, D1 और P1 आ गया समझ में? अच्छा चलो ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपने डाल ही लिया है। अब उसमें ऐसा कर लेते हैं, फर्स्ट करके डाल लेते हैं इफ डिविडेंड इज पेड। और आपको और बड़ी हेडिंग डालनी है तो आप ये भी लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन डिविडेंड इज पेड। अगर बड़ी हेडिंग डालनी है आपको तो ये भी लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन डिविडेंड इज पेड। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। ओके, जिसमें P0 आज के शेयर का रेट क्वेश्चन में दिया है 80, बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं, ₹80। डिविडेंड कंपनी सोच रही है ₹4 का डिविडेंड बांटने के लिए, 4। P1 सर आप निकाल रहे हैं तो P1 को P1 ही लिखा रहने देते हैं, और 1 प्लस CR, CR 10% है, तो 10% मतलब समझते हैं 0.1, 10/100 यानी 0.1 लेने वाले। ठीक है, क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? करके बताइए। 84, वेरी गुड। मैं लिख देता हूँ, मान लो एक स्टेप और किसी को ना आता हो तो ये बेटा ऐसे हो जाएगा। ये स्टेप मैं उन बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जिनको मैथ से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। तो 80 इंटू 1.1 अगर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 88 हो जाएगा, 4 प्लस P1
तो P1 इज इक्वल टू 88 माइनस 4 यानी P1 84 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एग्जाम में इतनी सारी स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख भी देंगे तो भी ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए मैंने इतना सब कुछ डिटेल में लिखा है। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए सेकंड डाल करके इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। जब पूरी हेडिंग डाल रहे हो तो पूरा हेडिंग डालना ज्यादा बेटर में से। प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। प्राइस ऑफ द शेयर फिर से निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। हाँ रश्मि, वो सब प्रॉपर्टी वगैरह वाले तरीके बेटा इंडिया में नहीं चलते, नहीं पॉपुलर। तो क्या लिखा है, प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। फॉर्मूला आपके पास है, सेम फॉर्मूला लगाइए, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस CR। सब कुछ यही रखेंगे, बस जो D1 है ना वो 0 रखेंगे। व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड तो D1 0, बाकी सब कुछ यही। और P1 दोबारा आपको निकालना है। D1 अगर 0 होगा, पूरा सॉल्व करते हुए फॉर्मूला लिख के बताओ P1 कितना आएगा। 88। वेरी गुड। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, वो बच्चे कह रहे हैं 88 आएगा, मैं 88 लिख देता हूँ। बाकी आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिए, सेम फॉर्मूला लगाइएगा, बस 4 रुपीज ना लिखिएगा। डिविडेंड D1 जो है वो 0 लिखिएगा, बाकी P0 80 लिखिएगा। P1 को P1 लिखा रहने दीजिएगा, वही निकालना है, और CR की जगह 0.1 हो जाएगा। आता है 88 आता है। तो ये तो अपने ने दोनों केस में P1 निकाल लिया। सबका हो गया 88, सबका आ गया, कोई अटक तो नहीं रहा है, हो गया इतना सॉल्व। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा आगे का पार्ट समझाने की आपको कोशिश करता हूं क्वेश्चन कह क्या रहा है। मैं पहले आपको ओरली समझाऊं फिर लिख के समझाता हूं। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी ना हमको नई इन्वेस्टमेंट करनी है, और नई इन्वेस्टमेंट के लिए हमको 6 लाख रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है? 6 लाख। अच्छा, हमने कमाए 20 साल है, ऐसा नहीं कि हमने कमाए नहीं है। हमने इस साल 3 लाख रुपए कमाए हैं। हमने इस साल 3 लाख रुपए कमाए हैं। जैसे पहला केस पकड़ते हैं, अगर हम डिविडेंड बांटते हैं, मैं जो जो पूछूं आप वो बताते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम डिविडेंड बांटते हैं तो हम एक शेयर पे कितने रुपए का डिविडेंड बांटेंगे? पर शेयर 4 रुपए का, 4 रुपीज का। और हमारे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 30,000। तो अगर हम 4 रुपीज पर शेयर बांटेंगे 30,000 शेयर्स पे, तो टोटल जो पैसे हमें चाहिए होंगे 4 इंटू 30,000, 1,20,000 तो डिविडेंड के तौर पे चला जाएगा। कमाया हमने 3 लाख, अर्निंग जो हमारी है वो 3 लाख है, और 3 लाख में आप सभी बच्चे कह रहे हैं सर 1,20,000 का तो सर आप डिविडेंड बांट दोगे, तो बचेगा कितना बेटा? 1,80,000। अब हमें जरूरत है 6 लाख रुपए की नए प्रोजेक्ट में। देखते जा रहे हैं इधर, आप सभी लोग इधर देख रहे हैं, हमको सुनते जाइए, हमको देखते जाइए, है ना। हाँ, 6 लाख रुपए की हमें जरूरत है, लेकिन 6 लाख में 1,80,000 मेरे घर पे रखे हैं। 1,80,000 क्यों रखे हैं? क्योंकि हमने 3 लाख कमाए थे और 1,20,000 इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दैट मींस रिटेन अर्निंग इज 1,80,000। तो हमें 6 लाख में 1,80,000 तो रखे हैं, कितने और मार्केट से लाने पड़ेंगे? 4,20,000, यानी 6 लाख में अगर हम 1,80,000 जो रखे हैं वो हटा दें तो 4,20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट और है। इतना आप समझ रहे हैं? और 4,20,000 रुपए शेयर इश्यू करके लाएंगे। और ऐसे केस में जब हम डिविडेंड बांटेंगे और 1 साल बाद शेयर इश्यू करने निकलेंगे, तो हमारी थ्योरी ये कहती है कि साहब उस समय एक शेयर 84 का चल रहा होगा।
अगर हम डिविडेंड बांटते हैं तो एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर एक शेयर का दाम जो चल रहा होगा मार्केट में वो 84 का चल रहा होगा। हमें चाहिए 4,20,000 रुपीज, एक शेयर है 84 रुपीज का, तो हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स को इश्यू करें? 4,20,000 रुपीज चाहिए, एक शेयर है 84 का, क्या करें इसको? प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें आर यू श्योर? ठीक है जी, तो डिवाइड बाई 84 अगर हम कर देते हैं 5,000, तो हमें 5,000 नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, न्यू शेयर। और आपको पता है पहले से ऑलरेडी 30,000 शेयर मार्केट में ऑलरेडी इशूड है। 5,000 शेयर और इशू अगर हम कर देंगे तो मेरे जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे वो 35,000 शेयर्स हो जाएंगे यस और नो? और हर एक शेयर 84 का ट्रेड हो रहा होगा, क्योंकि आपने यही दाम निकाला, अगर डिविडेंड बांटते हैं तो 84, यानी मेरी जो टोटल शेयर की वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई करिएगा, 29,40,000 रुपीज की होगी। अगर हमने डिविडेंड बांटा तो मेरी जो वैल्यू होगी ऑफ शेयर्स, अभी मैं इसको प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाता है सब लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ समझ लीजिए, 29,40,000 की होगी। मैंने क्या किया, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले ये निकाला कि अगर मैं डिविडेंड बांटता हूं तो मेरे को 1,20,000 रुपीज की नीड है। 4 इंटू 30,000, 1,20,000 की नीड है। 3 लाख की अर्निंग में 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो 1,80,000 की रिटेन अर्निंग बचेगी। 6 लाख में 1,80,000 तो रिटेन अर्निंग के थ्रू फंडेड हो जाएगा। बाकी फंडिंग के लिए हमें नए शेयर्स इशू करने और फंडिंग बाकी 4,20,000 की जरूरत है। और ऐसे केस में जब हम डिविडेंड बांटते हैं तो एक शेयर का दाम 84 चलने की संभावना है, तो इसलिए हमने निकाला कि हमें नंबर ऑफ शेयर 5,000 इशू करने पड़ेंगे। 30,000 शेयर पहले से थे, 35,000 शेयर हो जाएंगे, हर एक शेयर 84 का होगा, तो मेरी जो शेयर की वैल्यू होगी वो 29,40,000। दूसरा केस, अब बहुत ध्यान से, दूसरा केस है या तो हम डिविडेंड ना बांटें, ऐसे केस में हमने 3 लाख कमाया था, अर्निंग हमारी कितनी थी, नेट इनकम 3 लाख, डिविडेंड नहीं बांटा तो हमारी रिटेन अर्निंग कितनी हो जाएगी, पूरी 3 लाख। टोटल पैसों की जो जरूरत है वो 6 लाख की है, रिक्वायरमेंट जो है वो 6 लाख की है। 6 लाख में रिटेन अर्निंग पूरी 3 लाख रखी हुई है। 6 लाख रुपए में 3 लाख रुपए घर पे रखे हैं, और कितने रुपए चाहिए, 3 लाख रुपए और चाहिए। वेरी गुड, ये सबको समझ आ रहा है ना, 3 लाख रुपए की और नीड है। और ऐसे केस में जब आप डिविडेंड नहीं बांटते हो तो एक शेयर जो आपका चलता है वो 88 का चलता है। तो अगर 3 लाख रुपए चाहिए तो हमें कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, नए शेयर, डिवाइड कर दें इसको 88 से, जो भी आ रहा है कैलकुलेटर में लिखा रहने देना, 3409.090909 करके आ रहा है ना। इतने शेयर हमें थियोरेटिकली और इशू करने पड़ेंगे। पहले से ऑलरेडी कितने शेयर इशूड है, 30,000। दैट मींस अगर इस कैलकुलेटर में प्लेस कर दें इसको तो 33,409.090909, और हर एक शेयर अगर आप डिविडेंड बांटते हैं तो जो चलेगा वो 88 का चलेगा, यानी इन शेयर्स की वैल्यू 33,409.0909 आपके कैलकुलेटर में यही लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 88 कर दो, 293,999 जो आता है ना 0.9, वो कैलकुलेटर का अप्रोक्सीमेशन एरर होता है। इसमें +1 करो तो आपको धुंधला नहीं दिखेगा, साफ दिखने लगेगा। अब +1 करके मतलब डेसिमल के बाद 29 लाख, hence proved value of the share in both the scenarios is same, 29,40,000, 29,40,000। डिविडेंड बांटे या डिविडेंड ना बांटे, इससे शेयर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात को एमएम साहब ने कहा। इसी को आपको दिखाना है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा, मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अब दोबारा पढ़ रहा हूं, आखिरी लाइन एक बार फिर से, इफ एमएम अप्रोच इज एडॉप्टेड शो दैट, बताइए दैट पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर।
यही चीज को हमें दिखाना है। ठीक है, तो चलिए टेबल बना के करते हैं। इसी चीज को सुंदर से कैसे दिखा सकते हैं, तो अब इसी क्वेश्चन में एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालिए, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ शेयर्स इन बोथ द सिनेरियो वर्ड यूज कर सकते हैं, केस वर्ड यूज कर सकते हैं आप, कुछ भी, इन बोथ केसेस, दैट इज, इसी क्या लिखना, दैट इज व्हेन डिविडेंड इज पेड, फिर से बोलूं पूरी बात, यहां तक लिख लेना, हाँ, दैट इज व्हेन डिविडेंड इज पेड एंड व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड। डिवाइड किया था बेटा, डिवीजन मतलब डिवाइड किया था उसको नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए। ठीक है, हेडिंग लिख ली। अब 3 कॉलम बना लो, एक में लिखो पर्टिकुलर्स, एक में लिखो इफ डिविडेंड इज पेड और एक में लिखो इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। 3 कॉलम बना लीजिए, एक आपका पर्टिकुलर्स का हो जाएगा, एक इफ डिविडेंड इज पेड, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। ठीक है, ठीक, ओके। अब कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखते हैं इस चीज को कैसे लिखें। सबसे पहले नेट इनकम, बोलो हमने कितने रुपए कमाए थे, क्वेश्चन देख के बताओ कितने रुपए की अर्निंग की, 3 लाख। तो दोनों ही केसेस में हम 3 लाख रुपीस लिख देते हैं, 3 लाख रुपए कमाए। और अगर इस नेट इनकम में से हम माइनस कर दें जो हमने डिविडेंड पे किया, डिविडेंड पे, तो मेरी रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी। रिटेन्ड अर्निंग कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बड़ा लॉजिक सा है, ऐसा नहीं कि आपको याद करना पड़े। इनकम में से अगर आप डिविडेंड जितना पे किया वो हटा देंगे तो रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी, कितना बचा। अब पहले केस में अगर डिविडेंड पे करते हैं तो बताओ डिविडेंड कितना पे करोगे, 4 रुपए पर शेयर इंटू 30,000 कितना होता है, 1,20,000। और दूसरे केस में नहीं है तो क्या लिख दे, नहीं है, नील लिख दीजिए या जीरो लिख सकते हैं, नील और जीरो में कुछ भी आप लिख सकते हैं। माइनस करिएगा जरा, 1,80,000 और ये आ गया आपका 3 लाख। ठीक, अब उसके बाद लिखते हैं इसी सेम टेबल पे ही, टोटल इन्वेस्टमेंट नीडेड, नीडेड लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, टोटल इन्वेस्टमेंट नीडेड। क्वेश्चन में दी थी कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, 6 लाख। दोनों तरफ 6 लाख लिखते हैं, अमाउंट required to be raised through issue of new equity share। क्या लिखा सर आपने, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी रेज्ड थ्रू इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, चाहो तो आप ब्रैकेट में यहां दिखा सकते हो कैसे किया, टोटल इन्वेस्टमेंट नीडेड माइनस रिटेन्ड अर्निंग। आप लिख सकते हो यहाँ ब्रैकेट में, ये क्या किया, टोटल इन्वेस्टमेंट नीडेड, आप ना लिखिएगा पूरा लिखिएगा, शॉर्ट में लिखना, माइनस रिटेन्ड अर्निंग। बताओ कितने अमाउंट की जरूरत है, पहले केस में 6 लाख में 1,80,000 तो घर पे रखे हैं, तो आपने बताया कितने चाहिए, 4,20,000। और दूसरे केस में 6 लाख में पूरे 3 लाख रखे हुए हैं, तो 3 लाख की रिक्वायरमेंट और है। ठीक है, अब एक शेयर कितना होगा, कितने का होगा, रेलिवेंट मार्केट प्राइस, एक शेयर कितने का चल रहा है सर, मार्केट प्राइस पर शेयर लिख सकते हैं आप, ऐसे ही लिख सकते हैं, रेलिवेंट मार्केट प्राइस पर शेयर। मतलब पहले केस में कितना निकाला था, 84, दूसरे केस में 88। देयरफॉर ये TIN लिखा है, टोटल इन्वेस्टमेंट नीडेड,
आप फुल फॉर्म यूज करिएगा हर जगह। और आ रही है रिटेन अर्निंग, फिर लिखा है रेलिवेंट मार्केट प्राइस। अब क्या निकालें बताओ? देयरफॉर नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड। बताओ, डिवाइड करेंगे 4,20,000 अपॉन 84, ये 5,000 आता है, और 3 लाख अपॉन 88, यहां 5,000 तक लिख दिया आपने। अब करो जरा 3 लाख अपॉन 88। अब सुनो मेरी बात को, 3409 लिखोगे कि 3409.09 लिखोगे? नॉर्मली कोशिश किया करो शेयर्स को डेसिमल में ना लिखो। अगर लिख भी दोगे तो ऐसा नहीं कि काट के घर भेज देगा, आपको नंबर दे देता है, लेकिन तब भी 3409.09 तो सही नहीं है, तो उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3409, 3410। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं और मुबारक, आप सही बोल रहे हैं। जब भी शेयर्स को राउंड ऑफ किया जाता है तो डेसिमल के बाद 0.5 आए या 0.5 से कम आए, हमेशा हायर साइड पे राउंड ऑफ किया जाता है, लोअर साइड पे राउंड ऑफ कभी नहीं किया जाता। क्योंकि लोअर पे कर दिया, जैसे अगर मान लीजिए आप 3409 कहते हैं, मैं बताता हूं आपको, 3409 अगर आप कहते हैं तो 3409 इंटू 88 करो। 3409 इंटू 88, 8 रुपए कम पड़ जाएंगे। और मंदिर के बाहर तो बैठना नहीं है, तो इसलिए कम ना पड़े, ज्यादा हो जाए भले ही थोड़ा सा, इसलिए हायर साइड पे राउंड ऑफ करते हैं। बीच में कोई कुछ पूछना चाह रहा था? 5,000 अब आ गया, कैसे आया? वेरी गुड, आप सबसे समझदार हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या लिखेंगे इसी में? नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर न्यू इशू। न्यू इशू करने से पहले बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 30,000। दोनों ही केसेस में 30,000 30,000 लिख दो। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर न्यू इशू। न्यू इशू के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर बताओ कितने हो जाएंगे? दिख रहा है? 35,000 और दूसरे में 33,410। आगे चलें। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, और तो अंदर ही कैलकुलेशन दिखाना हो तो 35,000 इंटू 84 इज इक्वल टू ये, और 33,410 इंटू 88 इज इक्वल टू ये। 84 और 88 कैसे आए आपको समझ में आ गया होगा। लो, राधे राधे। आप देखो तो मैंने ना उधर मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है इंटू 88, मैंने डायरेक्टली लिखा है 29,40,000, ब्रैकेट में लिख दिया अप्रॉक्स। समझे कि नहीं समझे? हमें ये दिखाना तो दोनों वैल्यू सेम है। तो 33 अगर 410 को इंटू 88 करोगे तो 29,40,080 रुपीज आएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 29,40,080 रुपीज, और उसके आगे लिख, पहले ये लिख दीजिए, फिर लिख सकते हैं और 29,40,000। वो 80 रुपीज का फर्क सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने शेयर्स को राउंड ऑफ किया था। अगर हम एग्जैक्टली 33,409.0909 लेते रहते तो वही आ जाता। समझ गए? तो ये दोनों सेम आया, ऐसा कहना था एमएम साहब का। और एमएम पे अगर डिविडेंड पॉलिसी पे क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। यही क्वेश्चन मतलब सेम सेट रहता है क्वेश्चन का, बस फिगर चेंज होती है, सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप पढ़ के देखोगे एग्जैक्टली सेम है, फिगर चेंज है। पहले तो क्वेश्चन 1 समझ में आ गया है, नोट कर लिया है सभी ने? है
अब क्वेश्चन 2 अभी करके बताओगे कि घर पे होमवर्क जैसा आप चाहो? घर पे तब तक तुम लोग खा जाओगे उसको। 1 आ गया अच्छे से? पक्का कॉन्फिडेंस है घर पे कर लोगे? आर यू श्योर? बिल्कुल सेम जैसे फर्स्ट का किया है, सेम पैटर्न लेना, सेम टिप डालना, फिगर सेम नहीं, मतलब फिगर दिमाग लगा के क्वेश्चन पढ़ के। तो एमएम साहब को नम आंखों से विदाई देते हैं और वॉल्टर्स के पास पहुंचते हैं। वॉल्टर्स अप्रोच, ये वाटर नहीं है, वॉल्टर उनका नाम था। कभी इसमें आपने कभी नहीं देखा होगा शर्मा अप्रोच, अग्रवाल अप्रोच, मेहरोत्रा अप्रोच, क्योंकि हम लोग बड़े डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, कुछ अच्छा करते भी हैं तो शर्त रख देते हैं कि हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। खैर आइए देखिए वॉल्टर्स अप्रोच, वॉल्टर्स आप क्या कहते हैं। प्रोफेसर वॉल्टर्स अप्रोच supports the doctrine that dividend decisions are relevant and affect the value of firm। यानी एमएम साहब का बिल्कुल अपोजिट। एमएम साहब कह रहे थे डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं? इररेलेवेंट। ये क्या कहते हैं? रेलिवेंट होते हैं और आपकी फर्म की वैल्यू इफेक्ट होती है। प्रोफेसर वॉल्टर मॉडल is based on the relationship between return on investment and cost of capital or required rate of return। पूरा वॉल्टर का जो थीम था वो आर और के रिलेशन पे ही था। उन्होंने कहा साहब एक होता है आर, एक होता है के। बहुत ध्यान समझना, बहुत इजी मॉडल है इनका। कह रहे इसके हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि हमें डिविडेंड कितना बांटना है। आर का मतलब है, नाम से भी आप समझ रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना कमाया, उस कंपनी ने कितना कमाया। और के का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी इक्विटी इन्वेस्टर को कितना चाहिए था, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। यही तो होता है जो उसकी एक्सपेक्टेशन है। अब ध्यान से समझना, मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनी 15% रिटर्न कमा के दे। आपका के जो है वो है 15% का। इस कंपनी ने पूरे साल काम किया और इस कंपनी ने कमाया 20%। पहला सिनेरियो, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमाया, मतलब आप चाहते थे कि यार 15% मिल जाएगा बहुत है, लेकिन इसने कमाया 20% का रिटर्न। यानी आर इज मोर देन के, जो अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 20% है और ये 15%। लेट्स से आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे उस कंपनी में, एक्सपेक्टेशन थी 15% की, कमाया उसने 20%, 20 रुपए। कितने रुपए कमाए? 20 रुपए। अब एक केस ये है, अगर वो आपको 20 रुपए बांट देगी, 20 रुपए उसने कमाए और वो आपको 20 रुपए बांट देती, और आपको अभी पैसों की जरूरत नहीं है, हम ये मान ले रहे हैं कि आपको पैसों की जरूरत अभी नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप उस 20 रुपए को कहीं पे इन्वेस्ट करोगे। हमने 100 रुपए लगाए थे कंपनी में, कंपनी ने 100 रुपए से 20%, 20 रुपए कमाए, और लेट से अगर हमको बांट दिया और हमें इमीडिएट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी फंड्स की, तो हम उस 20 को भी कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, 20 रुपीज को भी। अच्छा, कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट तो 15% दे रहा है, मार्केट में यही वैसे ही निकलता है, मार्केट में जहां पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो दे रहा है 15%। उससे बढ़िया तो ये रहता कि ये कंपनी 20 रुपए हमको नहीं बांटती और अपनी ही कंपनी में फर्दर उसको री इन्वेस्ट कर लेती, तो उससे फायदा ये होता कि वो उस 20 रुपए पे भी अगली बार 20% कमा के देती। अगर हम इस 20 रुपए को कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो 15% ज्यादा नहीं मिलता आमतौर पे, और ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो एज अ इन्वेस्टर हम ये चाहेंगे कि यार तुम ही रख लो ना अपने पास 20 रुपए, इस पे भी कमा लेना अगली बार। आज 100 रुपए दिए थे, एक साल पे हमने 20% कमाया, 20 रुपए हुए, हमें 20 की रिक्वायरमेंट नहीं, 20 रुपए भी आप ही रख लीजिए, इस 20 पे भी आप हमको 20% कमा लीजिएगा। दैट मीन्स इफ आर इज मोर देन के, देन शेयर होल्डर खुश होगा विथ जीरो पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो अगर जीरो होगा, यानी डिविडेंड नहीं बांटोगे, तो शेयर होल्डर ज्यादा खुश होगा। समझ पा रहे हैं क्यों? हाँ, मार्केट ज्यादा दे रहे हैं, बांट देंगे तो हम करेंगे क्या?
हम तो जहां इन्वेस्ट करेंगे 15% ही मिलेगा, इस थोड़ी आप ही रख लो। यहां तक समझ गए? इसका अपोजिट केस सुनो। आपने सोचा था ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं 15% मिल जाएगा, लेकिन हुआ ये 15 आपने सोचा था, लेकिन उस कंपनी ने कमाया 10%, यानी आर इज लेस देन के। आपने सोचा था 15 और कमाया उसने 10%। 100 रुपए लगाए थे, सोचा था 15, कमाया 10 रुपए। अब एज अ इन्वेस्टर आप कंपनी से कहोगे भैया जो 10 कमाए वो दे दो तुम हमको दे दोगे तो कहीं ना कहीं हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे 15% में अपने हिसाब से। तुम्हारे पास छोड़ दिया तो तुम उसमें भी दीमक लगा दोगे, तुम उसमें भी 10% कमा के दोगे। ऐसे केस में ऑप्टिमम पे आउट रेशियो विल बी 100%। ऑप्टिमम मतलब सबसे अच्छा पे आउट रेशियो, जहां पे शेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, वो होना चाहिए 100%, यानी जितना कमाया उतना बांट दो। तीसरा, तीन ही तीन, आपने सोचा था कि 15% कमाएंगे, कंपनी ने कमाया भी 15, आर इज इक्वल टू के। इसे मैं बांट दे तो ठीक है, कम बांटे तो ठीक है, ज्यादा बांटे तो ठीक है, ना बांटे तो ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बांट देगी तो हम इन्वेस्ट कर लेंगे 15% पे, नहीं बांटते तो वही इन्वेस्ट कर लेंगे। नहीं, ऐसे केस में जो भी बांट दोगे वही ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है। तो वॉल्टर साहब ने कहा कि कोई भी कंपनी अपनी दो चीजों को स्टडी करे कि उसका आर कितना है, आरओआई कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना उसने कमाया, और शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, और उसके हिसाब से ये डिसीजन ले कि उसको क्या करना चाहिए। अगर आर के से ज्यादा है, जो मैंने आपको सबसे पहले केस में सिखाया, इसको बोलते हैं ग्रोथ फर्म। क्या बोलते हैं? नाम से क्यों ग्रोथ फर्म? ग्रो कर रही है ना, मार्केट ज्यादा कमा रही है, इसके बढ़ने के चांसेस हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ग्रोइंग फर्म है, ग्रोथ फर्म है। ऐसे केस में ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए? 0। कितना बांटे? कुछ ना बांटो, यानी रिटेंशन रेशियो कितना हो। जब पे आउट रेशियो आप 0 हो तो रिटेंशन रेशियो 100%, जो कमाए रख लीजिए। दूसरा केस, इफ आर इज लेस देन के, आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा, तो जो कमाए वो तो उसे ले ही लो, नहीं वो भी खा जाएगा। दैट मीन्स ऑप्टिमम पे आउट रेशियो शुड बी 100% एंड रिटेंशन रेशियो शुड बी 0। और तीसरा, इफ आर इज इक्वल टू ए, एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। क्लियर? आइए देखते हैं जरा, गॉर्डन साहब को पढ़ते हैं। आज गॉर्डन साहब जहां पे भी होंगे बड़े खुश हो रहे होंगे। प्रोफेसर वॉल्टर अप्रोच सपोर्ट्स द डॉक्ट्रिन, तो हो गया, ये भी होगी ये। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉल्टर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फर्म। कौन कौन सी? ग्रोथ फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म, डिक्लाइनिंग किसको बोलेंगे? इफ आर इज लेस देन के, एंड नॉर्मल फर्म, ग्रोथ फर्म। If the firm earns a higher rate of return in its investment than the required rate of return, कह रहा अगर अपनी इन्वेस्टमेंट में कंपनी जो है, फर्म ज्यादा कमा रही है, किससे ज्यादा? रिक्वायरमेंट से, केई से ज्यादा कमा रही है, देन द फर्म शुड रिटेन ऑल द अर्निंग्स, जितना कमाए उतना रिटेन कर लें, यानी पे आउट रेशियो 0 रखें, रिटेंशन रेशियो 100% रखें। Such firms are termed as growth firms, and the optimum payout ratio would be 0 in their case. This would maximize the value of share, यानी जब ऑप्टिमम पे आउट रेशियो ये 0 रखेंगे, ऐसे केस में इनके शेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। दूसरा केस, डिक्लाइनिंग फर्म, इफ when R is less than K. For declining firm, optimum payout ratio would be 100%, and the firm should distribute the entire earning as dividend. Third, normal firm. In case of normal firm, the dividend policy will not affect the market value of share, as the shareholder will get the same return from the firm as expected by them. Normal firm समझ गए? जहां पे R और K इक्वल है, यानी जितना एक्सपेक्टेशन थी उतना ही मिला। For such firm, there is no optimum dividend payout ratio, and value of firm would not change with the change in dividend rate. समझ में आई? वॉल्टर की कुछ एजम्पशन जैसे एमएम की थी वैसे इनकी भी हैं। वॉल्टर साहब की पहली एजम्पशन, तो कहते हैं सर एक कंपनी को अगर पैसों की जरूरत है, ग्रोथ करनी है, ग्रोथ एक्सपेंशन की नीड है, तो क्या सही होगा लॉजिकली? जैसे एमएम साहब कहते थे डिविडेंड बांट भी दो तो नए शेयर इशू कर लो, वॉल्टर साहब कहते हैं यार ऐसा थोड़ी ना होता। अगर है पैसा, ग्रोथ के लिए जरूरत है, तो आप अपनी इंटरनल फाइनेंसिंग पे डिपेंड हो ना। इंटरनल फाइनेंसिंग मतलब जो कमाया उसको री इन्वेस्ट करो, कब तक लोगों से लाते रहो। समझ में आ रही बात आपको? जैसे आपको मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, सीएस बना रहे हैं, आपको उसके बाद मान लो और पढ़ने की इच्छा करती है,
शेर देखो कैसी हंसी आ रही है, यही नहीं हो पा रहा। मान लो अगर और इच्छा करती है तो फिर आप ऐसा कर सकते हो ना, बढ़िया जॉब करके अपनी ही सैलरी से खुद को फाइनेंस करो, डिग्री लेते रहो, जितना चाहिए उतनी डिग्री लेते रहो, कब तक मम्मी पापा को परेशान करोगे, है कि नहीं? हाँ, वो ही इंटरनल फाइनेंसिंग। द फर्म फाइनेंसेस ऑल इन्वेस्टमेंट थ्रू रिटेन अर्निंग, दैट इज डेट और न्यू कैपिटल को हम इशू नहीं करते, हमारे पास जो पैसा है उसी को हम इन्वेस्ट करते हैं अगर हमें जरूरत है। दूसरा, आपने जैसे आर और के देखा, ये पूरी एजम्पशन जो है वो आर और के पे है, तो दूसरा इनका यह है कि जो आर और के है ये एक लंबे समय तक कांस्टेंट होगा, मतलब अगर आर 20% है तो 20 ही है, के 15 है तो 15 है, यानी आर एंड के कांस्टेंट है। ये दूसरी एजम्पशन, कांस्टेंट रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कांस्टेंट रिटर्न मतलब आर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको आप के बोल रहे हैं, द फर्म्स रेट ऑफ रिटर्न आर एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी के इज कांस्टेंट। तीसरा, वॉल्टर साहब ने कहा कि या तो पूरा डिविडेंड बांट देंगे या पूरा रोक लेंगे, कहते बीच का कोई रास्ता नहीं, ग्रोइंग फर्म है तो पूरा बांट देंगे। बोलो हाँ, कहां बांट देंगे, पूरा हो कि नहीं? हर चीज में हाँ नहीं बोलना है, ग्रोइंग फर्म है तो पूरा बांट देंगे, हाँ बोला आपने, पूरा बांटना चल रहा है, दिमाग है, हाँ तो चलाओ ना। ग्रोइंग फर्म है तो पूरा डिविडेंड, बोलो आगे, आप बोलो नहीं बांटेंगे, और अगर डिक्लाइनिंग फर्म है तो पूरा डिविडेंड बांट दे, तो दैट मींस या तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0% होगा या 100% होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा वॉल्टर साहब ने कहा। 100% पे आउट और रिटेंशन, ऑल अर्निंग्स आर आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और री इन्वेस्टेड इंटरनली इमीडिएटली। दूसरा, चौथा मतलब कांस्टेंट आपका अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर, जो भी आप कमाते हैं, जो भी डिविडेंड बांटते हैं वो कांस्टेंट है। और ये सारी बातें हम लोग मान के चल रहे हैं कि कंपनी की लाइफ है टिल परपेचुटी, बहुत लॉन्ग लाइफ है, इनफाइनाइट लाइफ है। और इन्होंने एक बढ़िया सुंदर सा फॉर्मूला दिया, मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, एग्जैक्टली एक ही है। तो कभी ये लिख देता है आपका इंस्टीट्यूट, कभी ये लिख देता है, और दोनों ही चलते हैं मार्केट में, दोनों में कुछ भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। हम लोग प्रेफर नॉर्मली ये नीचे वाला करते हैं, जैसे आप ये ऊपर वाला भी लिख देंगे तो गलत नहीं, आज सेम आंसर आएगा। देखते हैं ये क्या है, मैं एक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वीई, वीई बोलो या पी बोलो। VE stand for value of equity, E for equity, V for value, value of equity, और P means price, तो मार्केट प्राइस पर शेयर। अब इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है क्या? डी, डी क्या लगता है आपको, गेस करो क्या होगा? डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, डी जो है हमारा डिविडेंड पर शेयर है। सर आर ए आर सी, अभी आ रहा हूं आर ए आर सी में, ये ई माइनस डी क्या, पहले तो ई क्या होगा? अर्निंग पर शेयर, और डी क्या है अब पता ही चल गया, डिविडेंड पर शेयर। अब आर ए अपॉन आर सी, और पूरे को डिवाइड किया गया है आर सी से। आर ए का मतलब है खुद जितना तुमने कमाया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो तुम कमाते हो, और आरसी बोल लो या के बोल लो एक ही बात होता है। आरसी या के का मतलब है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कैपिटलाइजेशन रेट। सी स्टैंड फॉर कैपिटलाइजेशन रेट, सी कैपिटलाइजेशन और आर फॉर रेट। तो क्या फॉर्मूला है, क्या ये याद करना है, क्या इसको याद करना पड़ेगा? खर्रा बना के ले जाने का तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो याद ही करोगे, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? वीई इज इक्वल टू डी प्लस आर ए अपॉन आर सी। जो ऊपर वाला आर सी डिवाइड हुआ है, जो ऊपर वाला, वो डी के साथ भी डिवाइड है कि केवल आर ए के साथ है? आर ए के साथ, तो आर ए अपॉन आर सी इंटू ई माइनस डी, और पूरे को डिवाइड किया गया है आर सी से। जब आप सॉल्व करिएगा, कुछ लोगों की मैथ्स थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है तो उनको सिखा दे, ये पोर्शन पहले सॉल्व होगा, ई माइनस डी करके इंटू आर ए अपॉन आर सी कर देना, और फिर डी प्लस हो जाएगा, और फिर पूरे को डिवाइड कर देंगे आरसी से, ठीक है। कैसे करेंगे आओ क्वेश्चन कराते हैं। द अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी आर ₹16, फॉर्मूले में ये क्या है? ई है, ई, ठीक है। मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट या कैपिटलाइजेशन रेट टू द कंपनी इज 12.5, यानी आर ए है कि आरसी है? आरसी, फॉर्मूला देखते रहिएगा, ये आरसी है, ठीक है। रिटेन अर्निंग कैन बी एम्प्लॉयड टू इन द रिटर्न ऑफ 10%, कंपनी जो कमाती है उसको इन्वेस्ट कर सकती है 10% पे, ये क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आप क्या बोलते हैं? आर ए। द कंपनी इज कंसिडरिंग, सोच रही है क्या? अ पे आउट ऑफ
25%, उसको लग रहा है या तो 25% डिविडेंड बांट दें, 16 रुपए कमाए हैं, अर्निंग पर शेयर 16 रुपए है, ये है ना 16, या तो उसको लग रहा है 25% डिविडेंड बांट दें, या 50 या 75। आपको बताना है विच ऑफ दीज वुड मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। कैसे सॉल्व करेंगे, आओ करें। क्वेश्चन समझ गए कि RARC कैसे पहचाना है, ये समझ गए हो ना, ये खुद ही समझना पड़ेगा एग्जाम में। चलो सॉल्व हम करा देते हैं आपको। एस पर वॉल्टर्स, आप साथ में लिखते रहना, मॉडल VE इज इक्वल टू D प्लस RA अपॉन RC इंटू E माइनस D अपॉन RC। अलग अलग केसेस हैं। पहला केस कहाँ पे है, पहला केस केस 1, व्हेन पे आउट हाँ, व्हेन पे आउट, बताओ पहले केस में क्या रखे, व्हेन पे आउट रेशियो इज 25%। बताओ डिविडेंड कितना हो जाएगा, D इज इक्वल टू अर्निंग आपकी कितने रुपए की है, 16 इंटू 16 का 25% डिविडेंड बांटोगे यानी 4 रुपए। चलो सॉल्व करें, फॉर्मूला आपने ऊपर लिख ही लिया है, V इज इक्वल टू D में 4 रुपए प्लस RA कितना है सर, 10%, 10% मतलब 0.1, 10 अपॉन 100 यानी 0.1, 0.1 अपॉन RC कितना है सर, RC है 12.5, तो 0.125 हो जाएगा, और E माइनस डी, E है 16, D अभी निकाला सर 4 अपॉन सर 0.125। सर सॉल्व करा दो, सॉल्व कर लो बेटा, 16 माइनस 4 12 हो जाएगा, 12 इंटू 0.1 अपॉन 0.125, तो ये पोर्शन हो जाता है 9.6 का, इसमें 4 जोड़ देते हैं, 13.6 अपॉन कर दीजिए 0.125, तो ये आता है रुपीज में, आएगा जो भी आएगा 108.8। करो एक बार आप भी सॉल्व करके देखो, कर भी पा रहे हो कि नहीं, 108.8 सॉल्व करके देखिए। अब ऐसे ही केस 2 लिखना है, फिर केस 3 लिखना है, 3 केसेस हैं। आप जितनी बार फॉर्मुलेज लिखेंगे घर पे उतने अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। डन, ये सबका हो गया, सॉल्व हो गया, सॉल्व कर पा रहे हैं इसको। अब बताओ केस 2 में क्या लिखोगे, व्हेन पे आउट रेशियो इज 50%, वेरी गुड, व्हेन पे आउट रेशियो इज 50%, तो वहां पे जो डिविडेंड होगा वो 16 का 50% यानी 8 रुपीज हो जाएगा। करिए, व्हेन पे आउट रेशियो इज 50%, 115.2, ठीक है, 2-4 लोगों का अगर और आ जाए तो ठीक ही है। तो दूसरे केस में 8 रुपीज हो जाएगा, दोनों जगह पे 8 कर देना, दोनों जगह मतलब दो जगह डिविडेंड लेते हैं फॉर्मूले में, यहां पे भी 8 हो जाएगा और यहां पे भी 8 हो जाएगा। कितना आ रहा है सभी का, ये 115.2, वेरी गुड। तो केस 3 होमवर्क में हो जाएगा, इजी है। और कुछ और कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है।
केस 3 में कितना आ रहा है 120 121.6, पता नहीं आंसर, अगर एक दो लोग और बोल दें तो ठीक है। फिर क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आपका होमवर्क है। तो क्वेश्चन 2 करना था, 4 करना है, 5 करना है और 3 को कंप्लीट करना है, बाकी एक बार रिवाइज करके आना है, इतना आपको काम करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।